बेटा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस की। देखिए ग्लाइकोलिसिस टॉपिक बच्चों को याद करने में बड़ी मुश्किल होती है कि भाई इस टॉपिक को याद कैसे किया जाए। तो यहाँ पे मैं आपको ग्लाइकोलिसिस को किस तरीके से आसान वे में याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो मैं पहले ग्लाइकोलिसिस को पूरा एक्सप्लेन करूंगा और लास्ट में मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि इस टॉपिक को कैसे याद किया जाए। तो पहले तो आप आसानी से इस टॉपिक को समझेंगे। इस टॉपिक के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और किस किस स्टेप पे एनर्जी को यूज किया जा रहा है या एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है और किस किस स्टेप पे एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। टॉपिक है हमारा ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं बेटा, टॉपिक का नाम ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है। ग्रीक लैंग्वेज में ग्लाइकॉन मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो वो प्रोसेस जिसमें शुगर को ब्रेक डाउन किया जाए उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये एक कॉमन स्टेप होता है, ये एक कॉमन प्रोसेस है जो कि दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों ही इसे परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा बेटा यहां पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो कि 6 कार्बन का होता है, इसे स्प्लिट कर दिया जाता है या ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन की होती है। और इस प्रोसेस में कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसीलिए इसे एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकते हैं। बेटा इस प्रोसेस में अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर जो ये ग्लूकोज है ये 2 सोर्स से आ सकता है। सबसे पहली बात यह है कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक एंड प्रोडक्ट होता है उसे हम सक्रोज के नाम से जानते हैं और यही सक्रोज स्टार्च की सिंथेसिस भी करवा सकता है। स्टार्च प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होगा। तो यहां पे क्या होगा बेटा, सक्रोज को एक एंजाइम जिसे हम इनवर्टेज कहते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में या 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन कर देता है। दोनों ही हेक्सोस शुगर होती हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज है ये रेडली आराम से एंटर कर सकता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। और सिमिलरली जो स्टार्च होता है प्लांट्स में, वो स्टार्च भी ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज बना सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और साथ में स्टोरेज
कार्बोहाइड्रेट भी होती है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड भी होती है, और इसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो ग्लूकोज होता है। तो स्टार्च जब ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ये ग्लूकोज भी एंटर कर सकता है ग्लाइकोलिसिस नाम के प्रोसेस में, जिसका हम डिटेल पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अगली बात यह है कि एनिमल्स में क्या होता है। तो एनिमल्स के अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल जो होगा वो होता है बेटा ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा दी जाती है, और ये जो ग्लूकोज है ये एंटर कर सकता है आपके ग्लाइकोलिसिस में। ये तो हमने बात की इसके टॉपिक के इंट्रोडक्शन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस में कितने फेजेस होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में मेनली 2 फेज होते हैं। पहला फेज इसके अंदर होता है जिसे हम कहते हैं आपका एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, या ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज, इस इनिशियल फेज में कोई एनर्जी बनाई नहीं जाती, इनफैक्ट एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। और दूसरा फेज यहां पे होगा बेटा जिसे हम लोग कहते हैं पे ऑफ फेज, या एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज। इस फेज में एनर्जी को बनाया जाता है या एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस के पूरे 10 स्टेप्स, और उसमें हम ये जानेंगे कौन कौन सा एंजाइम था जो इसके हर एक स्टेप में इन्वॉल्व था या उस स्टेप को कैटेलाइज कर रहा था। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप होता है यहां पे ग्लूकोज एंटर हुआ। ये ग्लूकोज 6 कार्बन का था। अब इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को, इसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं बेटा, इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को सबसे पहले एक एंजाइम होगा जिसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। जो क्या करवाता है, एक एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करवाएगा, और वहां से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलते हैं, जिसमें से ये क्या करता है, ये जो फॉस्फेट निकला है इसको इस ग्लूकोज के 6th कार्बन के ऊपर बाइंड करवा देगा, मतलब फॉस्फोराइलेट करवा लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो यहां से एटीपी को स्प्लिट करने पे जो फॉस्फेट निकली है उसको 6ठे कार्बन पे ग्लूकोज के लगा दिया गया है, और वो ग्लूकोज जिसके 6ठे कार्बन पे फॉस्फेट लगा होता है उसे हम नाम देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, एक एंजाइम जिसका नाम होता है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। ये जो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम है ये क्या करेगा, इस ग्लूकोज के आइसोमर की फॉर्मेशन करवा देगा, और ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज। तो ये जो ग्लूकोज है ये अब कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर जो खुद 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अब यहां पे क्या होगा बेटा, जिस तरीके से हेक्सोकाइनेज ने पहले स्टेप को कैटेलाइज किया था और एटीपी से फॉस्फेट को निकाल के उसके 6 कार्बन पे लगा दिया था, इसी तरीके से अब यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये क्या करेगा, ये फिर से एक एटीपी को ब्रेक डाउन करवा के उससे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएगा। लेकिन ये जो फॉस्फेट यहां पे निकलेगा ये इस फ्रक्टोज की छठी पोजीशन पे तो लगा ही हुआ था। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 कार्बन में छठे कार्बन पे तो फॉस्फेट लगा ही लगा था। अब ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करेगा, ये जो दूसरा फॉस्फेट आया इसको इसके फर्स्ट कार्बन पे भी बाइंड करवा देगा। तो अब जो मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा वो हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट इसलिए कहते हैं बेटा, यहां पे 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं इसमें फ्रक्टोज में, पहले और छठे पोजीशन पे। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट यहां पे लग गए। अब यहां पे क्या होता है बेटा, अगले स्टेप में जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है, इस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को एक एंजाइम होगा जिसका नाम होता है एल्डोलेज। और ये एल्डोलेज एंजाइम इस फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट को, जो कि 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इसको 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। और ये जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बने हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं ट्रायोज फॉस्फेट। ये दोनों ही मॉलिक्यूल होंगे ट्रायोज फॉस्फेट, ट्रायोज फॉस्फेट। और ये जो ट्रायोज फॉस्फेट बने हैं इनके अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं। पहला जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये ट्रायोज शुगर की अल्डोज फॉर्म होती है, एल्डिहाइड ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। और दूसरी फॉर्म जो यहां पे बनती है उसका नाम होता है बेटा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये जो फॉर्म है इसकी, ये कीटोस फॉर्म होती है, ये भी 3 कार्बन की फॉर्म है। मतलब सिंपली ये था कि पहले यहां पे 6 कार्बन थे, अब क्या किया है, इन 6 कार्बन में ये 3 कार्बन और ये 3 कार्बन अलग अलग कर दिए गए हैं। पहले 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को ट्राइस फॉस्फेट कहा गया जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसे हम लोग कहते हैं DHAP या डाईहैप नाम दे सकते हो आप इसे। अब क्या होता है कि ये दोनों फॉर्म जो होती हैं ये इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म है। मतलब ट्रायोज फॉस्फेट, ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, डाईहैप है, इससे ग्लाइकोलिसिस आगे कंटिन्यू नहीं होता क्योंकि ये कीटोन शुगर है। तो ये क्या करता है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना सकता है। और इसे बनाने के लिए एक एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा जिसका नाम होता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। मतलब ये वो आइसोमरेज एंजाइम है जो इन दोनों ट्रायोज फॉस्फेट को आइसोमर बना सकता है। मतलब इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है। तो अब बेसिकली मैंने क्या बोला है कि ये जो प्रोसेस है जहां पे ये कीटोन शुगर आ गई है, ये क्या करती है, इससे साइकिल आगे कंटिन्यू ना करके ये कन्वर्ट होके बन जाती है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमारे पास में जब पहले से एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, अब हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डाईहैप भी इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो अब जो भी यहां पे होना है उसको मैं मल्टीप्लाई करता रहूंगा 2 मॉलिक्यूल से बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 मॉलिक्यूल के लिए साइकिल को मैं पैरेलली स्टार्ट यहां पे कंटिन्यू करूंगा।
या तो आप ऐसा कर सकते हो, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को एक और बना दो और 2 बनाओ, तो वहां पे एक एक मॉलिक्यूल के लिए होगा। तो जो भी यहां पे अब होगा उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, चाहे कोई एनर्जी बन रही हो वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये भी तो ये बन चुकी है, डाईहैप भी तो कन्वर्ट होकर G3P बन गया। तो अगर ये साइकिल कंटिन्यू होती तो भी यहां पे मॉलिक्यूल बनते, या अगर दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहां पे ले लो, उससे साइकिल कंटिन्यू कर लो, तो आप उस रेस्पेक्ट में उस साइकिल को समझ सकते हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसको एक एंजाइम जिसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, नाम दे रहा हूं मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन्स को रिमूव करवा देता है इस मॉलिक्यूल से, और वो जो हाइड्रोजन रिमूव होंगे उन हाइड्रोजन की मदद से क्या कर दिया जाएगा, उन हाइड्रोजन की मदद से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इस NAD प्लस को जो हाइड्रोजन निकाले गए इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से उनको दे दिया जाएगा NADH के पास में। तो देखिए NAD के साथ में एक हाइड्रोजन आ गया तो NADH मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी, और साथ साथ यहां पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को और जोड़ दिया जाएगा। तो ऑलरेडी ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास में तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था, मतलब कहने का यह है कि ये 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड है, इसके तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब एक और फॉस्फेट आया और वो फॉस्फेट इसके पहले कार्बन पे लग गया, और इसका नाम हो जाएगा अब, इसका नाम हो जाएगा अब क्या, 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट। और अब ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है ये भी बेटा 2 मॉलिक्यूल होंगे, जिस तरीके से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल थे उसी 2 मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। और ये जो NADH बने हैं ये भी 2 होंगे और ये भी 2 होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 2 मॉलिक्यूल से, क्योंकि उस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट कर दिया, मेरे पास में 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब आगे की बात समझिएगा। अब अगला स्टेप यहां पे क्या होगा बेटा, ये जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को एक एंजाइम जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये क्या करेगा, इस बिसफॉस्फोग्लिसरेट के जो पहली पोजीशन पे फॉस्फेट था उस फॉस्फेट को दे देगा किसको, ADP को। तो ये जो फॉस्फेट था इसकी पहली पोजीशन पे, ये ADP के साथ में जुड़ेगा और बना लेगा ATP। तो यहां पे 2 ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी, और जिस एंजाइम ने करवाया इस प्रोसेस को उसका नाम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ध्यान से सुनना, यहां पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट था, 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन थर्ड पोजीशन दोनों पे फॉस्फेट लगा हुआ है, दोनों पे फॉस्फेट लगा हुआ है। अब फर्स्ट पोजीशन के फॉस्फेट को हटा दिया, अब केवल थर्ड पोजीशन में बचा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा अब क्या, इसका नाम हो जाएगा 3 बिस नहीं रहेगा क्योंकि 2 फॉस्फेट थे उसमें से एक निकल गया, अब सिंगल बचा है, तो केवल नाम दे देंगे इसको 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये मॉलिक्यूल भी बनेंगे हमारे 2, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे। अब इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, इस 3 फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। और बेटा इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है एक एंजाइम जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। इस स्टेप पे कोई एनर्जी नहीं बनेगी। अब क्या होगा, ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट था, इस 2 फॉस्फोग्लिसरेट को अब एक एंजाइम एनोलेज नाम का इस स्टेप को कैटालाइज करेगा, और इसमें से
वाटर का रिमूवल करवा देगा। और अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट था ये बन जाएगा फॉस्फिनॉल पाइरुवेट। और ये जो फॉस्फिनॉल पाइरुवेट बना है ये भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान रखना सारे मॉलिक्यूल 2 हैं और 2 ही वाटर यहां से रिमूव हो रहे हैं। ये जो बना है हमारा फॉस्फिनॉल पाइरुवेट, अब इसके फॉस्फेट को जो इसके अंदर प्रेजेंट था उस फॉस्फेट को हमारा निकाल के फिर से एडीपी को दे दिया जाएगा। इसके फॉस्फेट को निकाल के फिर से एडीपी को दे दिया जाएगा और यहां पे हमारी फिर से 2 एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी, फिर से 2 एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी और यहां पे जो मॉलिक्यूल बचेगा उसे हम लोग कहेंगे पाइरुवेट। यहां पे जो मॉलिक्यूल बचेगा वो बचेगा पाइरुवेट। अब मैं इनके साथ में मैंने देखो पहले तो लिखा हुआ था 6 कार्बन, यहां पे तक भी लिखा हुआ है 3 कार्बन, अब इसमें भी सब में ऐड कर दे रहा हूं। ये जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये भी 3, ये तो एंजाइम है, ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा। इसी तरीके से ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ये जो हमारा फॉस्फिनॉल पाइरुवेट है ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और पाइरुवेट भी हमारा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो इस स्टेप को कैटेलाइज करता है हमारा एक एंजाइम जिसका नाम होगा पाइरुवेट काइनेज। तो शुरुआत इस स्टेप की काइनेज ने की थी और खत्म भी इस स्टेप को या इस साइकिल को काइनेज ही कर रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हमारे स्टेप्स की बात करें तो कौन कौन से स्टेप्स पे एनर्जी बनी और कौन कौन से स्टेप्स पे एनर्जी कंज्यूम हुई, तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले स्टेप पे एनर्जी कंज्यूम हुई है, दूसरे स्टेप पे केवल आइसोमराइजेशन हुआ है, तीसरे स्टेप पे फिर से एनर्जी कंज्यूम हुई है, मेरी बात ध्यान से सुनना। चौथे स्टेप में एल्डोलेज ने 2 ट्रायोस फॉस्फेट बना दिए हैं। पांचवें स्टेप में हमारा ये आइसोमराइजेशन हुआ है ट्रायोस फॉस्फेट के बीच में। छठे स्टेप में 2 NADH मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हुई है। सातवें स्टेप में ATP की सिंथेसिस हुई है। आठवें स्टेप में केवल 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट किया गया है, मतलब यहां पे ये 2 3 इसके तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ था फॉस्फेट, उसको सेकंड पोजीशन के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहां पे 9वें स्टेप में वाटर को रिमूव करवाया गया है और 10वें स्टेप में फिर से एनर्जी बन गई है। तो अगर बात करी जाए तो हमारे फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे कौन कौन से, फर्स्ट और थर्ड स्टेप के ऊपर एनर्जी कंज्यूम हुई है, और एनर्जी की सिंथेसिस कौन कौन से स्टेप पे की गई है, तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात। छठे स्टेप पे NADH बना है और 7वें और 10वें स्टेप पे हमारी ATP सिंथेसाइज हुई है। तो छठे स्टेप पे हमारे NADH की सिंथेसिस करी गई है, NADH की सिंथेसिस की गई है और 7वें और 10वें स्टेप पे ATP की सिंथेसिस करी गई है, ATP की सिंथेसिस की गई है, एनर्जी को सिंथेसाइज किया गया है। तो इसमें से जो शुरुआत वाला फेज था बेटा, इसमें से जो शुरुआत वाला फेज था कहां तक, ये पूरा यहां तक, ये क्या था बेटा, ये था एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। ये क्या था, ये था एनर्जी कंज्यूमिंग फेज या ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज या ग्लूकोज एक्टिवेशन फेज। और यहां से लेके लास्ट तक, यहां से लेके बिल्कुल लास्ट स्टेप तक ले लीजिए आप,
लास्ट स्टेप तक ले लीजिए आप। तो ये पूरे स्टेप्स क्या थे हमारे, ये था बेटा एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज या पे ऑफ फेज इसमें से अगर आपसे कोई पूछता है कि पेसमेकर कौन होता है ग्लाइकोलिसिस का, पेसमेकर कौन है ग्लाइकोलिसिस का, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को हम लोग पेसमेकर कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का। और बेटा और अगर बात करी जाए इसमें से कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं, तो पहला, तीसरा और 10वां, फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप इरिवर्सिबल हैं। और इसके अलावा इन तीनों ही स्टेप्स को हम रेट लिमिटिंग स्टेप्स भी कहते हैं। और इसके अलावा एक्सेप्ट फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप, ऑल स्टेप्स आर रिवर्सिबल, सारे स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल होते हैं। पहले, तीसरे और 10वें को छोड़ के सारे स्टेप्स इरिवर्सिबल हैं बेटा। और अगली बात करी जाए कि एनर्जी 2 स्टेप पे बनी, 7वें और 10वें स्टेप पे डायरेक्ट एटीपी बनी है, तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। 7th एंड 10th स्टेप को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये सारी एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो आपको जाननी थी कि किस स्टेप पे क्या क्या हुआ। मैंने आपको बताया पहले, तीसरे स्टेप पे एनर्जी कंज्यूम हुई, छठे स्टेप पे NADH सिंथेसिस हुई है, 7वें और 10वें स्टेप पे ATP की सिंथेसिस हुई है। अब अगर बात करें एनर्जी की, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी बनती है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। हमारी टोटल जो ATP बनती है, वो बनती है 4 ATP यहां पे बनती हैं। कैसे बनती हैं, 2 ATP बनाई जाती हैं 7वें स्टेप पे और 2 ATP बनाई जाती हैं 10वें स्टेप पे। लेकिन इसमें से 2 ATP हमारी खर्च हो जाती हैं। कौन कौन से, एक ATP पहले स्टेप पे खर्च हो जाती है और एक ATP थर्ड स्टेप पे खर्च हो जाती है। तो हमारे पास में जो नेट गेन बचता है ATPs का, ATPs का, वो 2 ATP का बचता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारी ये जो 2 NADH बने थे, इन 2 NADH से 6 ATP बना ली जाती है। मतलब कहने का ये है कि एक NADH 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। तो हमारे पास में टोटल 6 ATP इस प्रोसेस से आ जाती हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस ग्लाइकोलिसिस की एनर्जी से टोटल 8 ATPs बनाई जा सकती हैं, 6 ATP यहां से और 2 ATP जो नेट गेन बचा हुआ था। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा। लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करी जाए तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ये जो ATPs बनी थी, ये जो हमारे पास में 2 ATP बनी थी, यही बचती है क्योंकि 2 NADH को खर्च कर लिया जाता है या कंज्यूम कर लिया जाता है। किसके अंदर बेटा, फर्मेंटेशन नाम के एक प्रोसेस में। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा अगले टॉपिक के अंदर। हमारा यही है फर्मेंटेशन। तो ये तो इसके हिसाब खाते की बातें रही, सारी की सारी जो डिटेल आपको मुझे बताना था। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसे याद कैसे किया जाए। भाई मैंने तो आपके सामने सारे स्टेप्स लिखे हैं, हर एक स्टेप का विवरण दिया और डिटेल में दिया और जितने बेहतर तरीके से हो सकता है दिया। और
फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब मैं यहां पे अगली बात ये कर ले रहा हूं कि इसमें इसे याद कैसे किया जाए बेटा। तो इसको याद करने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं बेटा, इसको याद करने का एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, आप करेंगे G2 F2 G2 F2 T3 P3, इस तरीके से याद करेंगे। कैसे, देखो G2 मतलब पहला था हमारा ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो G2 हो गए ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब F2 से हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब यहां पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया, तो G2 से ये दो हो गए, F2 में ये दोनों कवर हो गए, G2 और F2 ये दोनों कवर हो गए। अब बात कर लेते हैं T3, T3 मतलब 3 ट्राइओस फॉस्फेट है, तो T3 में कौन कौन आ जाएगा, देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके अलावा आ जाएगा हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बिनफॉस्फोग्लिसरेट, और उसके अलावा आ जाएगा हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, तो ये हो गया हमारा T3, ठीक है जी। कौन कौन से, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, हमारा दूसरा था 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और तीसरा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये तीनों ही ट्राइओस फॉस्फेट हैं, हालांकि ट्राइओस फॉस्फेट अगली भी है, लेकिन नाम से याद हो जाएगा बेटा आपको। और P3 से कैसे याद करिएगा, P3 से आप याद करिएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 PG रेट, उसके अलावा फॉस्फिनॉल पायरुवेट और पायरुवेट। तो देखिए G2 F2 T3 P3, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो, बहुत आसान है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। कोशिश तो की है, आप भी अपने 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी बहुत आसानी से, बहुत ज्यादा आसानी से, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक बार में याद हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी बार उतनी बार आपको ये याद करने में आ जाएगी। 1-2 बार आप लिख के खुद प्रैक्टिस करिएगा तो ये सारी साइकिल आपको आराम से याद हो जाएगी, और ये सारे डिटेल्स जितने भी हो